आज के आपके करंट अफेयर्स 12 अप्रैल 2022 के सबसे पहला जो करंट अफेयर है, एक मिनट, एक मिनट, स्क्रीन थोड़ी सी एक मिनट। आज के आपके करंट अफेयर्स 12 अप्रैल 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है नेशनल वाटरवेज के बारे में। अब नेशनल वाटरवेज क्या है और इनकी क्या सिग्निफिकेंस है। देखो, अभी इंडिया के अंदर जो सबसे कॉमन मीडियम ऑफ ट्रैवल है ना, वो है आपका बाय रोड, ठीक है। पर अगर मैं कॉस्ट के मुताबिक बताऊं कि कौन सी चीज, अगर कोई भी चीज को मैं ट्रांसपोर्ट करता हूं, कोई भी चीज को मैं एक जगह से दूसरी जगह भेजता हूं, ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करता हूं, तो ये कौन सी चीज आपकी कितनी महंगी पड़ेगी। सबसे ज्यादा जो महंगी चीज है कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट करने की जो तरीका है, वो है आपकी एयरवेज से। कोई भी चीज आप प्लेन्स इनके थ्रू भेजोगे, ये सबसे महंगी पड़ती है, ठीक है। सेकंड नंबर पे कॉस्ट में पड़ता है आपका रोडवेज, यानी कि जो सबसे सेकंड सबसे एक्सपेंसिव चीज है, वो इंडिया की ट्रांसपोर्ट की सबसे मेन चीज है। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा सामान, चाहे जितने भी आपके ट्रक्स जा रहे हैं, लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी है, सबसे ज्यादा रोड्स यूज हो रही है। ये सारी चीजों के कारण हमारे इंडिया के अंदर अपने आप चीजों की कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्योंकि देखो, अगर कोई भी फैक्ट्री आपको सामान भेज रही है, आपको सामान भेज रही है, बेच रही है आपको अल्टीमेटली, तो वो जितनी दूर से आपके ट्रांसपोर्ट करके आपके पास तक चीजें लेके आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो उतना ही अपना सारा का सारा जोड़ेंगे ना कि कितना खर्चा है, ठीक है। वो जितना भी एक्सपेंस है, जितना भी खर्चा है, वो जितना भी अटैच किया, वो अपने आप इंक्रीज होता जाएगा। अगर मैं सस्ते मीडियम ढूंढू, इससे थोड़ा सस्ता तरीका है रेलवेज का। रेलवेज इससे सस्ते पड़ते हैं। और सबसे सस्ती चीज जो दुनिया में है, वो है पानी के रास्ते से, वाटरवेज। इसीलिए दुनिया का मैक्सिमम ट्रेड, आपका 90% दुनिया का ट्रेड पानी से चलता है, समुद्र के रास्तों से चलता है, ठीक है। कोई भी कंट्री, एक कंट्री से दूसरी कंट्री सामान जाना है, प्रेफर्ड मीडियम यही होता है कि बाय शिप्स भेज दिया जाए, बाय वाटर भेज दिया जाए, ठीक है, क्योंकि ये सबसे सस्ता तरीका। अब हमारी लॉन्ग टर्म में इसी कारण इंडिया के अंदर कोशिश है कि हम नेशनल हाईवेज के साथ साथ एक और इनिशिएटिव डेवलप करें और इंडिया के अंदर नेशनल वाटरवेज बनाएं। इसमें क्या करेंगे कि इंडिया के अंदर जितनी भी नदियां हैं, नदियों के आगे कैनाल्स बने हुए हैं, हम इन सबको कनेक्ट करना चाहते हैं। फिर इसके अंदर कोई भी आपकी जो शिप होगी, वो आराम से कहीं पे भी मूव करना चाहेगी, वो इसे मूव कर पाएगी। तो आप कोई भी सामान जहां मर्जी भेज पाओगे। तो हमारी लॉन्ग टर्म में इसी के साथ में एक और मिशन भी है गवर्नमेंट का, वो है आपका नेशनल रिवर इंटरलिंकेज मिशन। इसके अंडर हम इंडिया की सारी नदियों को थ्रू कैनाल्स, सारी की सारी जो रिवर्स हैं, उन्हें कैनाल्स बना बना के जोड़ देना चाहते हैं, जिससे किसी भी एरिया में हमें कभी भी पानी ट्रांसपोर्ट करना हो, हम पानी ट्रांसपोर्ट कर पाए। किसी भी एरिया में गुड्स ट्रांसपोर्ट करने हो, लोगों को भेजना हो, हम सब कुछ कनेक्ट कर पाए। तो ये सारी की सारी चीजें नेशनल रिवर इंटरलिंकेज मिशन के अंडर हो पाएंगी। और अगर ये बन गया, उसके बाद आपका नेशनल वाटरवेज बनाना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि सारी नदियां एक दूसरे से जुड़ जाएंगी। पर फिलहाल के लिए हमने अभी भी कुछ लिंक्स जोड़े हैं आपस में, जैसे कि
ये 4 सबसे मेन नेशनल वाटरवेज हैं जो इंडिया में जुड़े हुए हैं। नेशनल वाटरवे 1 आपका गंगा भागीरथी हुगली रिवर के ऊपर है। नेशनल वाटरवे 2 पूरी ब्रह्मपुत्र दुबरी और सदिया रिवर के साथ ब्रह्मपुत्र, ये उसकी ट्रिब्यूटरीज ही हैं, उन्हें जोड़ता है। ठीक है, हमने क्या किया, नेशनल वाटरवे 1 और 2 को भी लिंक कर दिया है बांग्लादेश के अंदर से। ये मैं तुम्हें अलग से एक चीज बता दूं, बांग्लादेश के अंदर से इन दोनों को जोड़ दिया। देखो होता क्या है, हमने बांग्लादेश के साथ एक समझौता किया। अगर गंगा का फ्लो देखोगे, गंगा इंडिया की तरफ से बांग्लादेश को एंटर कर जाती है इस तरीके से, ऊपर से आती है आपकी ब्रह्मपुत्र और ये दोनों जुड़ जाती है। ठीक है, जुड़ के जो एक साथ यहाँ पे इनका संगम होता है आपके बांग्लादेश के अंदर। अब ये जो दोनों जाके जुड़ती हैं एक साइड से गंगा और ब्रह्मपुत्र, हमने बांग्लादेश की सरकार के साथ अपना इस प्रोजेक्ट को शेयर करते हुए, और बांग्लादेश के साथ भी ट्रेड ग्रो करेगा, इसके साथ हमने उनके साथ समझौता भी किया हुआ है, जहां पे कोई भी चीज जो ब्रह्मपुत्र से आ रही है वो गंगा में जा पाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना दोनों साइड पे इन रूट्स को भी आगे कनेक्ट करते जा रहे हैं। इसके अलावा आपके नेशनल वाटरवे 3 है जो वेस्ट कोस्ट केनाल, कोट्टापुरम, कोल्लम, चंपाकारा और उद्योग मंडल केनाल, ये आपके आंध्र प्रदेश ये एरिया में पड़ गया, लोअर आंध्र प्रदेश यहाँ पे पड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके केनाल जी एग्जिस्ट करते हैं। नेशनल वाटरवे 4, इसकी अभी डेवलपमेंट चल रही है, विजयवाड़ा ये सारे एरिया। ठीक है, ये अभी फेज 1 में है, ये अभी बन रहा है। ठीक है, तो ये भी वहीं पे आंध्र साइड पे ही, तो ये सारे के सारे जो लिंकेजेस हैं, सॉरी ये कोल्लम और ये केरला में है, NH3 जो NW3 केरला में, कोल्लम ये जगह है ये केरला में है, ये विजयवाड़ा ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये कृष्णा रिवर ये सब कुछ के ऊपर बन रहा है, ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये अभी पहले 4 प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात हो रही है, फिर धीरे धीरे टोटल 118 प्रपोज्ड नेशनल वाटरवेज ऑलरेडी है। तो हमने ये 118 जो नंबर है धीरे धीरे करके हम सारे बनाते जाएंगे, तो इंडिया के अंदर सब क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूज यही थी कि बेसिकली एक पूरी फेरी दिखाई हुई थी जो अमोनिया कैरी कर रही थी नेशनल वाटरवे 3 के ऊपर से। ठीक है, कोच्चि की, वही मैंने आपको बताया केरला में। ठीक है, मैंने बताया ना कोल्लम ये सारी जगह केरला में है। तो NW3 सॉरी NH नहीं, NW3 जो है आपका नेशनल वाटरवे 3 आपका केरला में पड़ा। ठीक है, अब इसी के साथ में दूसरी चीज जो वो कैरी कर रही थी, अमोनिया बारे भी थोड़ा सा पढ़ लें। देखो अमोनिया कंपाउंड है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, इसलिए इसका फॉर्मूला है NH3। ये बेसिकली अगर हमारे अमोनिया कहाँ पाया जाता है, अमोनिया नेचर में ना वास्टली प्रेजेंट है, क्योंकि अमोनिया हर चीज का बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है। बिल्डिंग ब्लॉक का क्या मतलब होता है, बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब है कि हर चीज इसी से ही बनती है। जितने भी लिविंग टिश्यू है ना, जैसे हमारे अंदर जितने भी मसल्स हैं, कुछ भी है, जितने फाइबर्स है हमारे अंदर, उन सबका जो बेसिक अगर मैं जाके देखूं किस चीज से वो बने हुए हैं, वो अमोनिया से बने हुए। ठीक है, इसी कारण क्योंकि हम लगातार ग्रो कर रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर पुराने मसल्स ब्रेक होते रहते हैं, जब हम चलते हैं कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो बॉडी को लगातार रिपेयर करने के लिए अपने आप को और ज्यादा ग्रो करने के लिए लगातार अमोनिया की रिक्वायरमेंट होती है। जो जितने भी आपके प्रोटीन सोर्सेज हैं, जैसे आपका पनीर हो गया, चिकन हो गया, इन सारी चीजों के थ्रू आपको जो मिलता है वो रिपेयर करने में मदद। ठीक है, क्लियर है? तो अमोनिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिल्डिंग ब्लॉक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसीलिए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में भी यूज किया जाता है, क्योंकि रिपेयर करता है बॉडी को वो सब कुछ। तो यही चीज है। थर्ड करंट अफेयर है आपका माइक्रोप्लास्टिक्स के बारे में। माइक्रोप्लास्टिक्स क्या होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है। देखो माइक्रो का मतलब क्या होता है, हाँ माइक्रो लेवल पे पार्टिकल साइज हुआ माइक्रो। प्लास्टिक अलग अलग टाइप के आपके प्लास्टिक्स होते हैं, पर ये सारे ज्यादा से ज्यादा नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें होती हैं।
अब माइक्रो प्लास्टिक्स क्यों बुरे हैं? देखो ये ना छोटे छोटे साइज की चीजें हैं। अब होता क्या है, लेट्स सपोज जैसे ना पहले वो फेस वॉश भी आते होते थे, फेस वॉश विद माइक्रो बीड्स, ये सब कुछ। वो माइक्रो बीड्स है क्या? वो आपके माइक्रो प्लास्टिक्स हैं, छोटे छोटे से। बेसिकली अभी भी बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स धीरे धीरे बैन होते जा रहे हैं। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में माइक्रो प्लास्टिक बहुत ज्यादा यूज होते थे, क्योंकि माइक्रो प्लास्टिक्स कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, मेकअप, ये सारी चीजों में करते क्या थे कि जितने भी स्किन के ऊपर पोर हैं, वो पोर्स को छुपाने में, बंद करने में मदद कर देते हैं। या अगर सफाई करनी है, अंदर से सारे पोर्स को साफ कर पाएंगे, जैसे फेस वॉश और ये सारी चीजों में इसलिए डाले गए थे। पर प्रॉब्लम क्या है कि जब तुमने वो प्रोडक्ट यूज कर लिया, इसमें फेस वॉश है, तुमने मुंह धोया, वो सारा का सारा पानी और उसके अंदर ही सारे माइक्रोबीड्स आपके सीवेज में गए, गटर में गए, गटर से ये सारे के सारे आपके लेट्स किसी रिवर में गिरे या समुद्र में गिरे। वहां पे जो फिशेस हैं, फिशेस तो जो ब्रीथ भी कर रही हैं, उन्होंने पानी मुंह के अंदर लेना है और उसी से उनकी ब्रीदिंग चल रही है, तो उन्हें माउथ बार बार खोलना पड़ता है। उस माउथ के खोलने के कारण ये जो माइक्रोप्लास्टिक्स पानी के अंदर तैरते जा रहे हैं, ये इनकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। इसके कारण लॉन्ग टर्म में प्लास्टिक फिशेस के अंदर इकट्ठा होता जा रहा है, तो उन्हें वो कैंसर कॉजिंग भी है, तो कैंसर भी हो सकता है फिशेस को, ठीक है, और उनकी डेथ भी हो सकती है। दूसरी साइड पे अगर इंसानों की साइड को देखोगे, देखो हम जब फिशेस को कंज्यूम करते हैं, एक इन्वायरमेंट का कंसेप्ट है जो मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा। आपके इन्वायरमेंट का कंसेप्ट है बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन क्या होती है? देखो बायो मैग्निफिकेशन होता है, अब आपके इन्वायरमेंट के अंदर एक आपने हमेशा देखोगे एक ना पिरामिड एग्जिस्ट करता है, फूड पिरामिड जिसे हम कहते हैं। फूड पिरामिड में क्या है कि हर चीज के अपने अपने लेवल बने हुए हैं। देखो जो अपना खुद का खाना बनाते हैं प्लांट्स जो हैं, इन्हें कहते हैं कि ये हैं आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर अपना खाना खुद बना रहे हैं। जो प्लांट्स को खाते हैं इन्हें कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। जो ये कंज्यूमर्स को खाते हैं उन्हें कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, और जो सबसे टॉप पे होते हैं टर्शियरी कंज्यूमर। अब एक दूसरे साइकिल से मैं आपको चीज समझाता हूं, दो कंसेप्ट एक साथ हो जाएंगे। लेट्स सपोज आप प्लांट्स उगाने के लिए आप पेस्टिसाइड यूज करते हो, प्लांट्स के लिए पेस्टिसाइड यूज करते हो। प्लांट्स क्या करेंगे? देखो पेस्टिसाइड्स पेस्ट मारने के लिए हैं, पर प्लांट्स क्या है, कोई भी चीज जो वाटर के अंदर घुली हुई है वो कहीं ना कहीं आपके प्लांट्स के अंदर भी चली जाएगी। अब लेट्स सपोज इस प्लांट को आपके रैबिट ने खा लिया, ठीक है, उसने थोड़ा थोड़ा रैबिट ने ये चीजें खा ली। अब जो रैबिट है उसे खा लिया आपके स्नेक ने, ठीक है, स्नेक ने खा लिया। अब देखो फर्क कहां पड़ता है, देखो प्लांट एक सिंगल था, एक सिंगल प्लांट ने अपने आसपास की जमीन से पेस्टिसाइड उठाए होंगे, तो उसके अंदर कंसंट्रेशन पेस्टिसाइड की कम होगी अभी। पर अब जब एक खरगोश खा रहा है, खरगोश सिर्फ एक प्लांट थोड़ी खाएगा, वो मल्टीपल प्लांट्स खा जाएगा ना, तो उसके अंदर वो सारे प्लांट्स के पेस्टिसाइड इसके अंदर आ जाएंगे। अब इसे खाने वाला आगे सांप है, स्नेक है, तो जब इसे सांप ने खाया, सांप ने भी कौन सा पूरी लाइफ में एक ही खरगोश खाना है, उसने बहुत सारे खाने हैं, तो उसके अंदर वो सारे खरगोशों का पेस्टिसाइड होगा। अब ये मान लेते हैं थोड़ा सा चाइनीज करेक्टर के इंसानों ने उठा के सांप खा लिया, ठीक है, तो अब सांप खा लिया, तो अब एक इंसान ने एक सांप तो खाया नहीं होगा, फिर तो उसने सारा का सारा जितना पेस्टिसाइड था वो हमारी बॉडी में आया। ये सेम चीज प्लास्टिक्स के साथ भी हो रही है जब वो पानी में जाके गिर रहे हैं। अब जब हम फिश खाते हैं, हम फिश एक तो नहीं खाते,
पूरी लाइफ में ऐसा तो नहीं है कि बस एक फिश खा ली, दैट्स इट। जो नॉन वेजिटेरियन डाइट होल्ड करते हैं और जो फिश खाते हैं उनके लिए बहुत ही रेगुलर चीज है फिश खाना। अगर आपकी जो फिशेस हैं उनके अंदर माइक्रोप्लास्टिक्स हैं, वो अल्टीमेटली सारे माइक्रोप्लास्टिक्स इकट्ठे होकर आपकी बॉडी के अंदर जा रहे हैं। तो अपने आप आपके अंदर ही वो प्लास्टिक, हमने जो जिससे मुंह धोया था वो प्लास्टिक घूम फिर के फिर से हमारे अंदर ही आ गया। ठीक है, तो इस कारण ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिससे एक तो हमारी मेरीन लाइफ मरेगी, जो समुद्र के अंदर रहते हैं जानवर वो मर रहे हैं, दूसरा हमारी अपनी खुद की पॉइजनिंग बढ़ती जा रही है। इसी कारण कोशिश की जा रही है, देखो इस टाइम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 में, याद होगा आपको, स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन को आपके 2019 तक था वो मिशन, 2019 में वो मिशन चेंज कर दिया गया, उसके अंदर चेंजेस लाए गए। अब 2019 में स्वच्छ भारत मिशन का फोकस है प्लास्टिक्स खत्म करने पे। पर इन प्लास्टिक्स खत्म करने में भी सबसे पहले हमारा 2 टाइप के प्लास्टिक्स के ऊपर फोकस है। एक है आपका कि ये माइक्रो प्लास्टिक्स जो हैं ये खत्म करने हैं हमने, इसी कारण आपके प्रोडक्ट्स बैन होते जा रहे हैं जो माइक्रो प्लास्टिक कंटेन करते हैं। दूसरा बैन जो आपके लग रहा है वो है आपके सिंगल यूज प्लास्टिक्स के ऊपर। देखो एक रियलिटी है, सिंगल यूज प्लास्टिक्स के बारे में बता दूं कि एक रियलिटी है कि हमारी लाइफ प्लास्टिक से ना घिरी पड़ी है। ऐसा कोई दिन या ऐसा कोई वक्त नहीं है जहां पे तुम आसपास कहीं पे कोई प्लास्टिक तुम्हारे ना हो। ठीक है, कोई ना कोई प्लास्टिक तो हम हमेशा यूज कर रहे हैं। वो आपका कप हो सकता है, वो आपके रिमोट्स के बाहर के कवर हो सकते हैं, पेन का बाहर का हो सकता है, उसके बाद पॉलिथीन बैग्स तो है। तो प्लास्टिक से हमारी लाइफ भरी पड़ी है। तो मैं सडनली ये नहीं कह सकता कि प्लास्टिक आज से यूज करने ही है। धीरे धीरे हम प्लास्टिक्स का एक तो यूज बदल रहे हैं। आजकल अगर आप देखोगे भी रीयूजेबल प्लास्टिक्स, अगर आप पॉलिथीन भी लेने जाते हो आजकल उनका टेक्सचर चेंज हो गया है। उनके ऊपर ग्रीन से लिखा होता है कि ये डीकंपोज हो सकते हैं, इसे अगर आप नेचर में फेंक दोगे वो डीकंपोज हो जाएंगे, उनके हम फॉर्म चेंज कर रहे हैं। पर बाकी चीजों में एक प्लास्टिक ऐसा है जो ना सबसे ज्यादा पॉल्यूटिंग बनने का कारण बनता है, वो है जो आपके सिंगल यूज प्लास्टिक होते हैं। सिंगल यूज का मतलब है एक बार ही आपने यूज किया, उसके बाद वो किसी काम का नहीं। जैसे कि आपकी जो बैन लगा है आपकी प्लास्टिक की स्ट्रॉ जो होती थी, अब आप कहीं पे भी किसी मूवी थिएटर या कहीं पे भी जाओगे आपको प्लास्टिक की स्ट्रॉज अब नहीं मिलती है, वो पेपर की आने लगी हैं या और फॉर्म होगा। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि प्लास्टिक की स्ट्रॉज जो है, या आजकल एक प्लास्टिक का अल्टरनेटिव आने लगे, वो दिखने में प्लास्टिक जैसी होती है पर वो प्लास्टिक नहीं है। ठीक है, तो वो जो आपकी स्ट्रॉज हैं वो प्लास्टिक स्ट्रॉ क्यों बंद होगी? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक बार स्ट्रॉ यूज की उसके बाद धो के किसी और को दे देंगे। कभी किसी और की धोई हुई स्ट्रॉ ले लोगे? नहीं ना, तो फेंकनी पड़ेगी। ये सारी ओशंस में जाके गिरती है। ओशंस में होता क्या है, स्ट्रॉ जितनी पतली चीज जो आपके टॉर्टोइस है या कोई भी जानवर है ना, इनके गले में इनके नाक में फंस सकती है और सडन डेथ्स हैं। ठीक है, इसी के चलते हुए आपके इन प्लास्टिक्स को भी बैन किया जा रहा है। तो ये 2 चीजों का फोकस है आपके माइक्रो प्लास्टिक और इसमें। ठीक है, तो आपका करंट अफेयर भी इसी चीज के ऊपर था कि आपके जो फिश हैं, जो फ्राइड फिश मिल रही है कावेरी रिवर के साथ साथ, वहां पे उन्होंने टेस्ट किया और वहां पे उन्होंने पाया कि बहुत सारे फिशेस में माइक्रो प्लास्टिक है। वही फिश पकौड़े मिल रहे हैं वहां पे, वही फ्राइड फिश वही हुई ना हमारे लोकल लैंग्वेज में, तो अपने आप उसके अंदर माइक्रो प्लास्टिक्स भरे पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको एक लिस्ट दे दी है। देखो ये जो है कि डेंजर्स कैसे है। अब आपके पेपर में ना डायरेक्ट स्टेटमेंट्स बनती है कि माइक्रो प्लास्टिक्स क्यों खतरनाक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3 से 4 आपको स्टेटमेंट दे दी जाएंगी, बताना होगा किस किस चीज के कारण खतरनाक है, या माइक्रो प्लास्टिक्स किन किन प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं। एक चीज याद रखो, माइक्रो प्लास्टिक्स का ना किसी टाइम पे यूज बहुत बड़ा था। तो माइक्रो प्लास्टिक्स लिटरली एक टाइम पे कोई भी आपको ऑप्शन आ जाए ना, ऑलमोस्ट सारे सही होंगे। ये आपकी मशीनरी बनाने में भी यूज हो रहे थे। ठीक है, ये आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी यूज हो रहे थे, ऐसे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के अंदर भी होते थे ये।
तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, तो काफी सारी, क्लियर है, तो इस तरीके से। अगला जो आपका करंट अफेयर है काफी इंपॉर्टेंट, हमारे इंडिया के अंदर ना एक एक्ट एग्जिस्ट करता है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक्ट। ये बेसिकली क्या है, ये किसी भी पर्सन को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने से बैन करता है इंडिया के अंदर। सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना सकती है, और कोई भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ना बना सकता है, ना खरीद सकता है, ना स्टोर कर सकता है। अब वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होते क्या है, देखो, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेपन जिसे आप जानते हो मास डिस्ट्रक्शन का, वो है न्यूक्लियर वेपन। क्योंकि किसी भी शहर के ऊपर मैं न्यूक्लियर बॉम्ब गिर दूंगा, सडनली लाखों में डेथ है, ये मास डिस्ट्रक्शन की चीजें होती हैं। पर मास डिस्ट्रक्शन के और भी वेपन्स होते हैं, जैसे कि आपकी वर्ल्ड वॉर्स के दौरान ना आपके केमिकल वेपन्स बहुत ज्यादा यूज, आपके वर्ल्ड वॉर्स के दौरान ना केमिकल्स बहुत ज्यादा यूज हुए। होता क्या था, अभी भी जैसे रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है ना, तो एक डर था कि रशिया ये भी कर सकता है कि शहर खाली करवाने के लिए केमिकल्स यूज करना शुरू कर दें। क्योंकि बॉम्ब्स तो क्या है कि बॉम्ब से तुम छुप के बैठ सकते हो, अगर ऊपर से मिसाइल गिरी है, अगर तुम छुप के बैठे हो बच जाओगे। केमिकल एक ऐसी चीज है जहां पे भी तुम छुप के बैठे हो, हवा के अंदर केमिकल फैला दिए जाते हैं। और केमिकल ऐसी चीज होती है, अगर हमारे स्किन के कांटेक्ट में आ जाए वो बॉडी में पहुंच जाती है। इस तरीके के केमिकल्स बनाए जाते हैं। तो साथ के साथ पर्सन को इरिटेशन या उसका हार्ट तक बंद किया जा सकता है। तो इस तरीके से पूरे के पूरे शहर साफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे वेपन्स को मास डिस्ट्रक्शन के वेपन कहते हैं। और चीजों में जैसे बायोलॉजिकल वेपन्स भी हो सकते हैं। बायोलॉजिकल वेपन्स जैसे कि ओरिजिनली जब कोरोना आया था, आपका कोविड आया था, एक चीज बोली जाती थी ना कि शायद चाइना एक वेपन बना रहा था और वो उनकी लैब से निकल गया। ऐसे वेपन्स को बायोलॉजिकल वेपन्स कहते हैं। वैसे तो दुनिया में बैन है, आप बायोलॉजिकल वेपन नहीं बना सकते, क्योंकि पता नहीं होता कि तुम नेचर में जब ऐसी छेड़खानियां करोगे, करते क्या है, डीएनए मॉडिफाई कर देते हैं, डीएनए बदल दिया, तुम डीएनए इंसानों का डीएनए लिया, उसके सामने बीमारी ऐसी पैदा कर दो जो इंसान का डीएनए पे जाके अटैक करे, हमारा डीएनए से रोक ना पाए। डीएनए नहीं रोक पाएगा, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा, तो अपने आप उसके कारण मौत ही मौत है, ठीक है। तो आपके दुनिया के अंदर, वैसे अगर ब्रॉडली बोलूं, दुनिया के अंदर मास डिस्ट्रक्शन, चाहे न्यूक्लियर वेपन हो, केमिकल वेपन हो, बायोलॉजिकल वेपन हो, इनमें से खासकर केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स बनाने तो सारी दुनिया के ऊपर बैन है। कोई भी देश, ये बहुत सीरियस इल्जाम होते हैं किसी देश के ऊपर ये इल्जाम लगे कि ये केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन बना रहे हैं, ठीक है। कन्वेंशंस एग्जिस्ट करती हैं कि पूरी दुनिया ने साइन की हुई है, ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज ने, कि हम बायोलॉजिकल या केमिकल वेपन नहीं बनाएंगे। ये बहुत ही खतरनाक इनका असर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि किसी भी पर्सन, ये जो एक्ट है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि आपके प्रोहिबिशन लगाई जा सके किसी भी टाइप के, ऑल थ्री टाइप्स ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। उनके डिलीवरी सिस्टम, किस डिलीवरी सिस्टम का मतलब होता है जैसे उन्हें फैलाया जाता है, वो भी बनाने में मनाही है, ठीक है। रिलेटेड मटेरियल, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, ऐसा जो भी चीज वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में यूज होती है, किसी का, ठीक है, कोई भी चीज ऐसे कहीं पे भी आपके, हाँ, कोई भी ऐसे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजीज या उससे जुड़ी हुई चीजों को स्टोर करके नहीं रख सकता। ये इमीडिएटली डिस्ट्रॉय की जानी चाहिए अगर किसी के भी हाथ में लगे। तो इसी कारण अगर कोई करता है उसे पेनल्टी है, जो 5 साल, कम से कम 5 साल जेल होगी, और उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक में चेंज किया जा सकता है। देखो, क्योंकि खतरा क्या है, लेट्स सपोज इंडिया के अंदर कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी रख के बैठा है, लोगों को बता नहीं रहा, कल उसके वहां पे वो वेपन वहीं पे फट जाए, तो आसपास का सारा एरिया तो अपने आप ही तबाह हो गया ना। तो इस कारण ये चीजें बहुत जरूरी हैं कि ऐसे वेपन्स रखे ही ना जा सके,
ठीक है, इवन आपके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने 1540 की रेजोल्यूशन 2004 में अडॉप्ट किया था, जहां पे यही चीजें बोली थी कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और इनके मटेरियल किसी भी तरीके से, क्योंकि एक और भी खतरा है कि टेररिस्ट के हाथ लग गया, फिर अगर टेररिस्ट के हाथ कोई भी चीज, कोई केमिकल लग गया, कोई बायोलॉजिकल चीज लग गई या न्यूक्लियर वेपन लग गए, उनका जो भी दुश्मन है, जैसे इंडिया के खिलाफ जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स काम कर रहे हैं, उनके हाथ में ये वेपन्स लग गए, उन्होंने तो इंडिया के ऊपर ही हमला करना है, लाखों लोग मार देने हैं। तो इस कारण उनके प्रिव्यू से दूर रखने के लिए जरूरी है कि हम इन वेपन्स को ही लिमिट करके रखें। ठीक है, अब मतलब करंट अफेयर क्या था, इसमें ना थोड़े अमेंडमेंट किए गए हैं, चेंजेस किए गए हैं इस एक्ट में। अब चेंजेस में ये चीज ऐड की गई है कि देखो जरूरी नहीं है कि तुम वेपन स्टोर करके बैठे हो या तुम्हारे पास वेपन है तभी, अगर तुम वेपन की फाइनेंसिंग भी किसी तरीके से कर रहे हो ना, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के पैसे अरेंज कर रहे हो, लेट्स सपोज वेपन पाकिस्तान में बन रहे हैं पर तुम पैसे इंडिया के अंदर इकट्ठे करके भेज रहे हो, वो भी इस एक्ट के अंडर क्राइम ही माना जाएगा, इस एक्ट के अंडर वो भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसी के लिए ये चीज यहां लिखी है। क्लियर है, कोई भी डाउट? ये चीज इस तरीके से। अगला फोर्थ करंट अफेयर है आपका नीति आयोग के एक नए इंडेक्स के बारे, एनर्जी एंड क्लाइमेट लिस्ट के बारे में। देखो, जिन्होंने इस साल यूपीएससी का पेपर देना है, इस साल की मैं तुम्हें एक प्रेडिक्शन भी देता हूं, मेरी आज तक पिछले 2 सालों में तो नहीं गलत हुई। 2 साल पहले मैंने बोला था कि एग्रीकल्चर के सबसे क्वेश्चन आएंगे, वही आए। लास्ट ईयर लेबर के क्वेश्चन वो आए। इस साल पक्की बात है एनर्जी एंड क्लाइमेट, ये सबसे मेन टॉपिक होंगे इस साल के यूपीएससी के प्रीलिम्स के। ठीक है, हर साल एक थीम होता है, पर वो थीम क्या होता है, वो करंट अफेयर्स में कहीं छुपा होता है। तो लॉन्ग टर्म में छोटे छोटे ऐसे बहुत सारी चीजें घूम रही हैं जो अल्टीमेटली इस साल एनर्जी और क्लाइमेट के ऊपर ही सबसे ज्यादा आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। अगले साल जिन्होंने देना ऑब्वियसली वो मैं अगले साल बता पाऊंगा। ठीक है, 1 साल लगता है क्या पैटर्न बन रहा है वो देखने में, तो इस साल जिन्होंने देना है उनके लिए खासकर मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस सबसे ज्यादा फोकस में रहेंगे। स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन नहीं, सिर्फ एज अ थीम बता रहा हूं, ये तो एक लिस्ट है। सो बेसिकली देखो, इंडिया और सारी दुनिया इस टाइम मिलके काम कर रही है कि हम किसी तरीके से क्लाइमेट चेंज को रोक पाए। क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जरूरी, वन ऑफ द मेन चीज जो करनी जरूरी है ना, वो ये है कि हम एनर्जी कैसे कंज्यूम करते हैं उसे देखना। अभी हमारी जो सबसे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, देखो एनर्जी का मतलब है कि हम ट्रैवल कैसे करते हैं, घर पे खाना कैसे बना रहे हैं, और आपको बिजली कैसे मिल रही है, ये सारी चीजें आपकी एनर्जी तो है। ये अगर आप पेट्रोल डीजल, एनर्जी है वो। ठीक है, कोल एनर्जी है, लकड़ एनर्जी, ये सारी चीजें, गैस एनर्जी है, हर चीज आपकी ये एनर्जी है। हम कौन सी एनर्जी यूज कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। अभी हमारा सारा, अगर तुम एनर्जी प्रिज्म देखोगे ना, इंडिया की जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं, इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी मेजॉरिटी लेस देन 50% के करीब है, 50% से पर कम है, हमारी कोयले से बनती है, कोल से बनती है। तो यानी कि जितनी हम बिजली यूज कर रहे हैं वो सारी कोल से बन रही है। अब ये अगर कोल से बन रही है तो हमारे लगातार मतलब थर्मल पावर प्लांट ज्यादातर हमारे इसी से चल रहे हैं। थर्मल पावर प्लांट किसी भी चीज से चल सकते हैं, गैस से भी चल सकते हैं, डीजल से भी चल सकते हैं, कोल से भी चल सकते हैं, पर हमारे ज्यादातर कोल से ही चल रहे हैं। वो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा मशीनरी कैसे लगाई है, हमने कोल वल लगाई है, जिसके कारण अब कोल जब भी जलता है वो हवा में ऐश भी छोड़ता है, वो काला काला धुआं भी छोड़ेगा, उसके अंदर वो रिमेन्स भी छोड़ेगा। ठीक है, तो और गर्मी भी प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा अगर हमारी कार्स देखोगे, पेट्रोल डीजल में ज्यादातर गाड़ियां चल रही हैं। ठीक है, घरों के अंदर सबसे कॉमन, पूरे इंडिया को अगर मैं लगाऊं, सबसे कॉमन तरीका खाना बनाने का क्या है? हाँ, बालन से, वुड। पूरे इंडिया को अगर लगाओगे, आज भी 50% से ज्यादा इंडिया जो खाना, देखो एलपीजी बहुत महंगी चीज है, इंडिया के अंदर जितनी गरीबी है, हर पर्सन आपके एलपीजी अफोर्ड नहीं कर सकता।
कई लोगों को वैसे भी शौक है कि वही रोटी खानी है, ठीक है, वो एलपीजी वैसे नहीं लगाना चाहते। पर इंडिया में सबसे कॉमन तरीका खाना बनाने का आपके आज भी लक्कड़ है, ठीक है। लक्कड़ कलेक्ट करते हैं, बालन जिसे कहते हैं, और उससे तवा बाल के फिर खाना बनाते हैं। ये जो चीजें, एक तो ये पोल्यूशन कॉजिंग है, लक्कड़ जलेगी धुआं छोड़ेगा। एक तो इसी कारण जो खाना बना रही होती है जो लेडीज, उन्हें देखना, उन्हें खांसी बहुत जल्दी लग जाती है, क्योंकि इतने पास बैठे हुए जो धुआं है वो डायरेक्टली लंग्स में जा रहा है, लंग्स ब्लॉक होने लग जाते हैं, ठीक है। और दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग तो हो ही रही है। तो हमारी धीरे धीरे कोशिश है ये सारी एनर्जी को किस तरीके से क्लीन किया जाए। तो नीति आयोग ऐसी चीजों को इनकरेज करने के लिए क्या करता होता है, वो ना इंडेक्स निकालते हैं, वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रैंक करना शुरू कर देते हैं। कंपटीशन जनरेट होगा स्टेट्स में कि कौन बेटर कर रहा है, तो अपने आप वो और ज्यादा कोशिश करेंगे बेहतर करने की। जैसे गुजरात ने टॉप किया है लार्जर स्टेट्स में नीति आयोग के स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स में, ठीक है। पर इसके अलावा, इसके मतलब जो 6 पैरामीटर्स के ऊपर स्टेट्स को जज किया गया है, 6 पैरामीटर्स से डिस्कॉम परफॉर्मेंस, डिस्कॉम का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटर्स। देखो जो आपके घर में बिजली आती है ना, ऐसा नहीं है कि बिजली जो बना रहा है वही आपको बिजली दे रहा है। देखो पूरा बिजली का एक साइकिल होता है। सबसे पहले एक कंपनी होगी जो आपकी बिजली को प्रोड्यूस कर रही होती है, उन्हें प्रोड्यूसर कह लो। शायद ये आपके जो डैम्स हैं ये चला रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट्स हैं ये चला रहे हैं, ये कोई ना कोई कंपनी चला रही होगी, ठीक है। अब वो कंपनी सरकारी भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, ठीक है। पहले सारी चीजें सरकारी थी, पर तब भी अलग अलग कंपनीज थी। इनका काम है सिर्फ बिजली बनाना, किसी भी तरीके से। इन्हें बस ऑर्डर आते हैं कि हमें रोज की आपने इतनी बिजली देनी ही देनी है। इन्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए, इन्होंने बस ये देखना है कि मैं इतनी बिजली कैसे बना रहा हूं, वो बिजली कहां जा रही है, जा भी रही है या वेस्ट हो रही है, इन्हें कुछ लेना देना नहीं। इन्हें बस बिजली बनाने के पैसे मिलते हैं कि क्या उतनी बिजली बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे। ये जितनी बिजली बनी ये सारी आगे दे देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को। डिस्ट्रीब्यूटर्स इन्हें ही कहते हैं आपके डिस्कॉम्स, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, शॉर्ट में डिस्कॉम हो गया। डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या होता है कि जितनी भी आपकी तारें बिछी हैं आपके घर तक, जो मीटर लगे हैं, ये सारी चीजें ये करते हैं, ये अलग कंपनी होती है, ठीक है। सारी डिस्ट्रीब्यूशन का, सारी तारें बिछाने का, खंबे खड़े करने का, लगातार मेंटेन करने का काम, घर पे मीटर लगाने का काम, ये सारा काम आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स का। और फाइनली आपके पास इस तरीके से एज कंज्यूमर आपके पास बिजली पहुंचती है, ठीक है। तो ये अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटर की अगर अपनी लाइनें ठीक नहीं है तब बिजली बहुत ज्यादा वेस्ट हो रही हो सकती है, ठीक है। प्रोड्यूसर के पास मशीनें पुरानी है तब बिजली वेस्ट हो रही हो सकती है, कुछ भी है। तो ये सारी चीजों को कि उतना ही ज्यादा, क्योंकि बिजली बनानी पड़ेगी उतना ही ज्यादा पोल्यूशन होगा, जितनी एफिशिएंटली तुम बिजली पहुंचा रहे हो मशीनें कम चलेंगी और ज्यादा एफिशिएंसी से। तो इसी कारण आपके ये 6 पैरामीटर्स में से एक है कि डिस्कॉम्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, क्या उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक चल रहा है उनका, फिर एनर्जी एफिशिएंसी कितनी आ रही है, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी कैसी है। ऐसे 6 पैरामीटर्स और भी थे, मतलब ये 6 इस तरीके के पैरामीटर्स फिक्स किए गए, ठीक है। अगर इसमें देखोगे गुजरात, केरला और पंजाब ये 3 टॉप परफॉर्मर स्टेट्स हैं जिन्होंने अपनी सबसे बेटर बिजली सेट कर ली है, ठीक है। झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये ना बॉटम में चल रही है, यहाँ पे एफिशिएंसी नहीं आ रही, यहाँ पे पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, बिजली कम प्रोड्यूस हो रही है। अब वो शायद प्रोड्यूसर गलती कर रहे हैं या डिस्कॉम्स आपके गलती कर रहे हैं, वो सारी चीजें देखने वाली है, ठीक है। छोटी स्टेट्स में गोवा नंबर 1 पे चल रही है और फिर त्रिपुरा और मणिपुर है, ठीक है। उसके बाद यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़ नंबर 1 पे चल रहा है, फिर दिल्ली, फिर दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली, ये 3 टॉप परफॉर्मर, ठीक है। अब इसके अंदर और चीजें भी देखी जाती हैं कि आप रिन्यूएबल एनर्जी कितनी लगा रहे हो, जैसे कि रूफटॉप पे भी आजकल लगाने लग गए हैं, फिर आपके क्या सोलर एनर्जी आप कितनी ले रहे हो, विंड, धीरे धीरे की कोशिश है थर्मल पावर हम खत्म कर सके, क्योंकि थर्मल बंद होगा तभी कोल डीजल इनकी यूसेज बंद होगी, तो हम साफ एनर्जी।
अच्छा ये सोलर, सॉरी, हाँ, ये सोलर एनर्जी होगी या जितनी भी एनर्जीज हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इन सारी एनर्जी, सोलर एनर्जी, इन सबके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? विंड एनर्जी। देखो इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सन कौन सा 24 घंटे रहता है? हमारी सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट कब होती है? रात को। रात को सूरज तो है नहीं, तो प्रॉब्लम ये गैप आ जाता है कि जब आपके सूरज मैक्सिमम पे है तब आपकी रिक्वायरमेंट कम है। खासकर विंटर्स में, विंटर्स में और भी कम हो जाती है, फैंस भी बंद हो जाते हैं, एसीज भी बंद हो जाते हैं, तो जैसे ही प्लेजेंट मौसम होता है ये सब कुछ बंद हो जाता है। पर सूरज तो रोज दिन में आ रहा है, रात को चला जाता है। रात को शायद हीटर चाहिए हो, इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रीट्स में चाहिए, हर जगह चाहिए, वो सारी तो हमें तब भी चाहिए। अब इसे लाइट अप करने के लिए कहां से हमें फिर करना क्या पड़ता है? रात को फिर थर्मल पावर प्लांट चलाने पड़ते हैं। पर थर्मल पावर प्लांट कुछ घंटों के लिए चलाने के लिए क्या होता है, वो ना एफिशिएंट नहीं रहते, क्योंकि उन्हें चलते टाइम भी उनकी एफिशिएंसी कम होती है, बंद होते टाइम भी। तो जब तक वो अपनी पीक पे पहुंचते हैं तब तक दिन हो जाता है, फिर हमें बंद। तो हमारी सबसे बड़ी चीज है कि हम ये जो सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी बना रहे हैं, हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि इसे स्टोर कैसे करके रखें, इसे कहाँ स्टोर करके रखें। स्टोर कर लिया फिर 24 घंटे भी चला सकते हैं। अगर दिन में मैंने सारी सोलर एनर्जी स्टोर कर ली, मैं रात को जितनी मर्जी चलाता रहूं। प्रॉब्लम है स्टोरेज की, क्योंकि अभी बैटरीज बहुत ज्यादा जगह लेती है, ठीक है, तो वो इतनी जगह नहीं है हमारे पास कि बैटरीज को अलग से रखें। तो वो सबसे बड़ा इशू है, ठीक है, उसे अगर सॉल्व कर लिए तो ये सब कुछ हो जाएगा। क्लियर है? तो ये था आपका आखिरी करंट अफेयर। कोई भी डाउट किसी भी करंट अफेयर में? ऑनलाइन में किसी को कोई भी डाउट हो? नहीं? ये थे आपके आज के करंट